हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी इंसान इतने निचले कृत्य तक उतर आता है कि वो छोटे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचता। कुछ ऐसी ही कथानक से जुड़ी हुई कहानी है मोगरा। कहानी प्रस्तुत करती हूँ। मोगरा। ट्रेन पहले की तरह ही भागी जा रही थी, मानो मंजिल के अतिरिक्त उसका कोई उद्देश्य ही नहीं। सिर्फ ट्रेन ही क्यों, सब कुछ पहले की तरह ही है मेरे मन के अतिरिक्त। मन में तूफान उठा है, पर चाय की प्याली में कब तक टिकेगा तूफान। सामने वाली बर्थ खाली हो गई है। ये हो सकता था कि वो जगह कुछ घंटे और भरी रहती, लेकिन ईश्वर की कलम की स्याही अमिट है। मन खुद से विद्रोह करना चाहता है, पर मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं हो पाएगा। कायर निर्लिप्त मन भला दूसरों का दर्द क्या जाने। पिछले 48 घंटे पूर्व जब चेन्नई से चला था तो आशंका थी कि कहीं समय ठहर तो ना जाएगा। कुछ घंटे तक रुकता सा लग भी रहा था। कभी खिड़की से भागते हुए पेड़, खेत खलिहान देखता था तो कभी मैगजीन पलटता था। सामने अचानक दंपत्ति की छोटी सी बिटिया पर ध्यान केंद्रित हो गया था। वो शायद खालीपन से बचने के लिए चारों तरफ देखकर अजीब व गरीब तरीके से मुंह बना रही थी। मुझे हंसता देखकर उसने जीभ चिढ़ानी थी। मैंने फ्रूट्स बढ़ाए थे तो उसने अपनी माँ की तरफ देखा था। माँ के सिर हिलाने पर उसने फल ले लिए थे और मेरे पास आकर बैठ गई थी। हम अच्छे दोस्त बन गए थे। उसने अपना नाम मोगरा बताया था। मैंने हंसते हुए कहा था, अरे वाह, मोगरा की खुशबू तो मुझ तक भी आ रही है। उसने ठुनकते हुए कहा था, आप झूठ बोलते हैं, कहीं नाम की भी खुशबू होती है। वो तो मैं दादी की लाडली हूं, इसलिए उन्होंने मेरा नाम मोगरा रख दिया। मैं दादी से कहूंगी कि मेरा नाम बदल दो। स्कूल में दोस्त भी चंपा, चमेली, मोगरा, गुलाब कहकर चिढ़ाते हैं मुझे। उसकी भाव भंगिमा देखकर मैं हंस पड़ा था। ट्रेन काफ़ी खाली थी। पूरे कंपार्टमेंट में मुश्किल से 10-12 लोग थे, लेकिन ठीक बगल वाले केबिन में एक परिवार यात्रा कर रहा था। मोगरा की हम उम्र एक लड़की उस परिवार में भी थी और मोगरा ने बहुत जल्दी उससे दोस्ती कर ली थी। मेरे पास आकर मोगरा ने बताया कि बगल वाले केबिन में जो लड़की है उसका नाम कंचना है। कंचना इलाहाबाद में 4th क्लास में पढ़ती थी और मोगरा भी 4th क्लास में ही थी, इसलिए दोनों के पास बातचीत करने के लिए पर्याप्त मसाला था। मोगरा के पापा साधारण से व्यापारी थे और बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि मोगरा ही उनकी एकमात्र संतान है। शादी के 4 वर्ष बाद बड़ी मन्नतों के बाद हुई थी और उसके होने के 9 वर्ष बाद भी दूसरी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वो थोड़ी जिद्दी भी हो गई है। शाम का ढलता हुआ सूरज देखना मेरी कमजोरी है। इस बात पर अक्सर दोस्त मजाक करते हैं। उगता हुआ सूरज शायद इसलिए नहीं देख पाता कि देर से सोकर उठता हूँ। विकास मेरा अच्छा दोस्त है, पर इस मुद्दे पर हम कभी एक राय नहीं हो पाते कि सूर्योदय अधिक प्यारा होता है या सूर्यास्त। शायद सूर्यास्त के समय की शांति धीमे धीमे उड़कर घोंसलों की तरफ जाते थके हारे पक्षी, बादलों के पीछे झांकती सुरमई शाम मुझे आकर्षित करती है।
लगता है पूरी फिजा बड़ी शांति से किसी आगत का इंतजार कर रही है और कोई दबे पांव चुपके चुपके चला आ रहा है। सूरज सोने लगा तो मैं खिड़की से सट कर बैठ गया। तभी उछलती कूदती मोगरा आ गई थी और चेस सिखाने की जिद करने लगी थी। मैं उस समय बिल्कुल एकांत चाहता था, इसलिए उसे टालने की कोशिश करता रहा था और वो रूठ कर चली गई थी बगल वाले केबिन में। मैं बनारस पहली बार जा रहा था और एक चिंता ये भी थी कि अगर विकास स्टेशन लेने नहीं आया तो क्या होगा। खुद पर हंसी भी आई थी कि 25 वर्ष का युवक बच्चों की तरह झिझकता है। विकास ने 2 वर्ष पूर्व शादी की थी और 2 माह पूर्व एक बेटे का बाप भी बन गया था। इन दिनों उसका ट्रांसफ़र बनारस हो गया था और उसके हठ योग के आगे मैं झुक गया था। ट्रेन जबलपुर में रुकी और स्टेशन चिर परिचित आवाज़ों से गूंज उठा था। चाय चाय गरम चाय। मन अलसा सा रहा था, सो कॉफ़ी वाले को आवाज़ दे दी थी। अचानक याद आया कि विकास के बेटे के लिए कोई खिलौना लेना चाहिए और मैं प्लेटफॉर्म पर उतर गया। विकास के बेटे के लिए आंख मटकाने वाला गुड्डा अच्छा लगा था। तभी चेस बोर्ड पर ध्यान गया था और मैंने उसे मोगरा के लिए खरीद लिया था। डिब्बे में लौटकर मैंने मोगरा को चेस बोर्ड देने की कोशिश की तो उसने हाथ से परे उसे ढकेल दिया था। मोगरा के पापा उसकी इस हरकत से शर्मिंदा थे। मोगरा के पापा उसकी इस हरकत से शर्मिंदा थे। उन्होंने मुझसे चेस लेकर पास रख लिया था। बर्थ पर लेटे लेटे मैं अपनी छोटी बहन के बारे में सोचता रहा था। वो भी ऐसी ही गर्वीली, वो बात बात पर रूठने वाले थे। अकेली बहन होने का उसे पूर्ण एहसास था। पापा के लाड़ के सामने माँ की झिड़की का कोई असर नहीं होता था। अब तो स्कूल जाने लगी है, इसलिए थोड़ी सुधर गई है। मुड़कर देखा तो मोगरा बीच वाली बर्थ पर लेटी थी और मुझे देख रही थी। मेरे देखते ही उसने मुंह घुमा लिया था। मुझे हंसी आ गई थी। ट्रेन में शायद नींद कुछ अधिक ही आती है। मेरी आंखें 8 बजे से ही बोझिल होने लगी थी। खाना सर्व हुआ तो मैंने पुनः मोगरा को बुलाया, पर उसने मुंह बिचका दिया था और उतरकर सामने की खाली सीट पर चली गई थी। कुछ देर बाद मैं भी निद्रा के आगोश में खो गया था। रात करीब 1 बजे मोगरा की मम्मी ने मुझे आवाज़ दी थी, भाई साहब, मोगरा को देखा है आपने? मैं हड़बड़ा कर उठ गया और फिर चलती ट्रेन में मोगरा की खोज शुरू की गई। बीच में कोई स्टेशन में नहीं आया कि उतर गई हो। वैसे मोगरा जैसी बच्ची से ऐसी उम्मीद थी भी नहीं। ट्रेन धीमी होने लगी थी, शायद इलाहाबाद आ गया था। मोगरा के मम्मी पापा अचेतन से हो रहे थे। अचानक बगल वाले कंपार्टमेंट से चीख की आवाज़ आई। चीख किसी महिला की थी। सारे डिब्बे एक दूसरे से जुड़े थे, इसलिए सभी उधर दौड़ पड़े थे। टॉयलेट में मोगरा की अर्धनग्न लाश पड़ी थी। उसके साथ किसी नर पिशाच ने पैशाचिक कृत्य किया था। मोगरा की मम्मी बेहोश हो गई थी। वो पापा स्तब्ध मूर्ति से जड़ हो गए थे। रेलवे पुलिस आई थी। औपचारिकताएं चलती रही थीं। मोगरा के पापा यंत्रवत जवाब देते रहे थे और मम्मी प्लेटफॉर्म पर रखी मोगरा की लाश को एकटक देखती जा रही थी। लगता था उनकी आंख के आंसू सूख चुके थे। मैंने हिम्मत बटोर कर मोगरा का चेहरा देखा था तो ऐसा लगा
जैसे कह रही हो मुझे चेस सिखाइए ना। मैंने मुंह फेर लिया था। वो सब इलाहाबाद में ही उतर गए थे। मैंने देखा था कंचना सहमी सहमी अपने पापा की उंगली पकड़कर स्टेशन के बाहर जा रही थी। नमस्कार।